प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी कोर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फाइनल परीक्षा तक विभिन्न विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी कोर का, अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, ओम थानवी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ओम थानवी। दूसरा है, अतीत में दबे पांव किस विधा में लिखा गया है? कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है कि उपन्यास है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी कि सरस्वती नदी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देवनगरी, मुर्दों का घर, मृतकों का टीला कि मनमोहक? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 300 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर कि 150 हेक्टेयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 200 हेक्टेयर। राखल दास बनर्जी कौन थे? शिक्षक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता कि जंगली? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातत्ववेता। लघुत्तरीय प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान क्या क्या मिला? तो मोहनजोदाड़ो से निकली वस्तुओं की पंजीकृत संख्या 50,000 है। अहम चीज गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने बड़े बड़े मिट्टी के मटके, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार प्रमुख है। मतलब खुदाई के दौरान ये सब मिले। 8वां है, दबे पांव आना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दबे पांव मुहावरे का अर्थ है चुपचाप या बिना कोई आहट किए आना या जाना। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो सूती कपड़ा इसका प्रमाण है। मतलब खुदाई के दौरान सूती कपड़ा का प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होता था। आगे है, भारतीयों ने मुख्य रूप से स्थानीय रूप से विकसित कपास से बने कपड़े पहने हैं। भारत उन पहली जगहों में से एक था जहां कपास की खेती की जाती थी, और हड़प्पा काल के दौरान 2500 ईसा पूर्व के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन भारतीय कपड़ों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता, रॉक कट की मूर्तियों, गुफा चित्रों और मंदिरों और स्मारकों में पाए जाने वाले मानव कला रूपों के पास के स्थलों में खोजे गए मूर्तियों में पाए जा सकते हैं। मतलब ये सब मूर्ति में मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष में मिला है सूती कपड़ा का, जिससे ये प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होते हैं? तो आलेख को लेख या निबंध का ही एक रूप मानना चाहिए। लेख में किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में लगा आ उपसर्ग या प्रकट करता है कि यह लेख सर्वांगपूर्ण और सभ्यक है। इस प्रकार आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सभ्यक विचार होते हैं। अच्छे आलेख के गुण, तो पहला है, एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। दूसरा, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। फिर है,
विचार इतने स्पष्ट तथा बेबाक होने चाहिए कि पाठक उन्हें पढ़ता चला जाए। अगला है भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। आलेख में विचार होते हैं, कथा नहीं। अतः कथा शैली की बजाय विवेचना और विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। प्रायः आलेख ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों तथा अवसरों पर लिखे जाते हैं। कुछ आलेख नीचे दिए जा रहे हैं। आगे है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो की व्यवस्था साधन संपन्न और सुनियोजित थी। वहाँ की अन्न भंडार व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। हर निर्माण बड़ा सुनियोजन के साथ किया गया था, यह सोचकर कि यदि सिंधु का जल बस्ती तक फैल जाए तो कम से कम नुकसान हो। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस सभ्यता की संपन्नता की बात बहुत ही कम हुई है। वस्तुतः इनमें भव्यता का आडंबर है ही नहीं। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। और लास्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहा है क्योंकि वहाँ जल के संरक्षण और निकासी की सुव्यवस्थित प्रणाली थी। सामूहिक स्नानागार, कुंड और कुएं बनाए गए थे। जल को मनुष्य के जीवन का आधार माना गया है और प्राचीन सभ्यताएं भी नदियों के किनारे विकसित हुई है। आधुनिक युग की प्रमुख समस्याओं में जल संकट और जल निकासी की समस्या शामिल है। सिंधु सभ्यता में सामूहिक स्नान के लिए बने स्नानगार वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 8 स्नानघर एक पंक्ति में बने हैं और किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। कुंड की दीवारों और तल में चूने और चिरोनी के गारे का प्रयोग किया गया है जिससे पानी न रिसे और गंदा पानी कुंड में ना जाए। नगरों में सड़कों के साथ पक्की ईंटों से बनी और ढकी नालियां थीं जिससे जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। सिंधु सभ्यता में जल के महत्व को देखते हुए कुएं, कुंड और विशाल स्नानगार बनाए गए। जल निकासी की सुव्यवस्था के कारण इसे जल संस्कृति कहा जा सकता है। तो बच्चों, ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।